आज का विषय जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले हम बता दें हमारे सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और टॉपिक है आज सोशल साइंस के तहत पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज यानी मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। अरुण कुमार लेक्चरर दिल्ली डाइट से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसा कि हमने आज बताया कि टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो हम अक्सर कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और ये एक ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये अधिकार कौन कौन से हैं और किन किन कारणों से ये मौलिक हैं, आज आप हमें उन पर जरूर बताइएगा। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एक डेफिनेशन के तौर पर, एक थ्योरेटिकल बेसिस पर मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार जैसे कि नाम से है मौलिक यानी कि बेसिक और एक दूसरा है अधिकार। अधिकार का अर्थ है हमारे जो अपेक्षित हमें स्वतंत्रता चाहिए उसके विषय में। अगर हम इस परिभाषा में करें, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके विषय के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये हमारे एक हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे अपेक्षित उद्देश्य हैं जिनको हम इस अधिकार के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनको किस कारण से मौलिक कहा जाता है, इसके दो ही मुख्य कारण है। पहला, संविधान में इनका उल्लेख है क्योंकि संविधान इनकी गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का जब हनन होगा तो वो कोर्ट के अंदर या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते। दूसरा, ये न्याय योग्य है यानी कि ये बाध्यकारी है, यानी कि इनका जब हनन होता है किसी के अधिकारों का तो वो कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान इसकी गारंटी देता है और इसको देखरेख करना सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कोर्ट की जिम्मेवारी है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इसके क्या कारण है, किस वजह से ये हमारे मौलिक अधिकार बने। सबसे पहला, ये किस तरह की इनकी प्रकृति है, इनकी नेचर है। ये सिविल और पॉलिटिकल राइट है यानी कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ है कि जो संविधान है हमारा उसके ये महत्वपूर्ण पार्ट हैं, भाग हैं। और यूनिवर्सल इन नेचर, ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, जाति रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, सभी को ये मिले हुए हैं। दूसरा, जस्टिसेबल न्याय योग्य, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय के पास जा सकते हैं। नॉट एब्सोल्यूट, इसका अर्थ है कि भाई कोई भी अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है, सापेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष नहीं है कि भाई आप कहें कि आपको आज़ादी है तो आज़ादी सीमाओं के साथ है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके ऊपर सीमाएं। और दूसरा, सस्पेंडेबल, ये सस्पेंडेबल का अर्थ है कि समय के अनुसार वार, युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तब इसके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है। अब इसको हम तीसरा इसके ऊपर पॉइंट देखते हैं, विशेषताएं क्या है कि भाई मौलिक अधिकार की विशेषताएं हम किसके रूप में जानते हैं। सबसे पहला, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, इसलिए इनको मौलिक कहा गया है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भेदभाव होता है तो वो भेदभाव ना हो, उसके लिए के अधिकार हैं और हम इस अधिकारों के द्वारा अच्छे और बुरे को समझने की कोशिश करते हैं भी क्या गलत है क्या ठीक। और दूसरा, ये भेदभाव रहित है, हर व्यक्ति को मिले, इसके अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्यों? डिग्निटी और इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि सभी लोग अपनी महत्ता में अपनी योग्यता में सब बराबर हैं तो उनको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये मौलिक अधिकारों का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये मौलिक अधिकार
हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और अब हम बात करें अगर मानव अधिकार, हम अक्सर सुनते हैं मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बारे में, लेकिन हम अक्सर इस चीज में उलझ जाते हैं कि मानव अधिकार क्या सेम मौलिक अधिकार की तरह है? तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, वो आप हमें समझाएं। हाँ, मानव अधिकार जो हैं वो ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स, इसकी आप परिभाषा अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण। यानी कि सार्वभौमिक जब वो कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का अर्थ है कि जो भी इस सीमा के अंदर, भारत की सीमा में रह रहे हैं या आपके संसार के अंदर जहां भी कोई भी मनुष्य है, उसके कुछ मूलभूत अधिकार हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। सार्वभौमिक किस लिए है? क्योंकि ये सर्वत्र है, और सर्वत्र हैं तो किससे संबंधित है? मानव से। मूलभूत इसलिए क्योंकि अपरिहार्य है, यानी कि नेसेसरी है, आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। पूर्ण इसलिए क्योंकि वास्तविक जीवन के आधार है, अगर ये ना हो तो हमारा जीवन नहीं हो। अब आप प्रश्न आता है कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में मेन डिफरेंस अगर हम देखें तो ये है कि 10 दिसंबर 1948 को यूएनए की महासभा ने मानव अधिकार को लिया और एक घोषणा करी थी, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जिसको कहा गया। इसमें और उसमें क्या अंतर है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानव अधिकार के अंदर है, लेकिन मौलिक अधिकार और मानव अधिकार अगर आप दोनों को साथ में रखे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज लग सकती है, ये तो इसमें भी है, वो उसमें भी। लेकिन मानव अधिकार एक डिजायरेबल चीज है कि होनी चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार एक ठोस चीज है जिसके पीछे संविधान और कोर्ट है, जिसको अगर किसी का पालन नहीं होता तो कोर्ट इसकी एवज में कोई भी रिट जारी कर सकती है। अब आप ये देखते हैं कि किस तरह के हैं मानव अधिकार। वही चीजें कानूनों के समक्ष समता, आप आगे इसके ऊपर पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे मौलिक अधिकार, तो अब आप इस चीज को देख पाएंगे कौन कौन से मानव अधिकार किस तरह के हैं। आगे आप इस चैप्टर के अंदर जो आगे है उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बताना ही काफी होगा कि इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल है। जैसे कानूनों के समक्ष समता, कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई भी अपराध करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो दूसरे आदमी को, किसी के आधार पर, जाति, धर्म वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये मानव अधिकार। हाँ, ये आगे व्यक्तिभाव से मुक्ति, किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको एक इक्वलिट लेवल पे रखा जाए। जीवन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। आबाद भ्रमण का अधिकार, यानी कि पूरे देश के अंदर कहीं भी घूम सकता है। शिक्षा का, एजुकेशन का अधिकार। शादी व परिवार बनाने का अधिकार। विचारों, अंतःकरण, धर्म की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन और संघ बनाने का। समुदाय के सांस्कृतिक जीवन के भाग लेने का अधिकार। ये इस तरह के अधिकार है। इन्हीं आधारों को लेके राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 के अंदर स्थापित किया गया, जो इन्हीं मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के बीच का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं हम, जहां मानव अधिकार अगर किसी के प्रभावित होते हैं तो वो उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, तो ये उस चीजों को भी देखता है। सर, आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मौलिक आधार के अधिकारों के विषय में। क्या है वो, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इनको एलैबोरेट करके बताएं, मौलिक अधिकार क्या है और ये कितने हैं, साथ ही साथ इनकी जो सीमाएं हैं और अपवाद हैं वो भी आप हमें बताएं। एक चीज जो हमारी अभी इससे पहले हमें जानने की जरूरत है, वो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि क्या अधिकार और कर्तव्य दोनों की जरूरत है या दोनों अलग अलग है। पहले हमें इस चीजों को समझना है। हमें अधिकार के ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे अधिकार, लेकिन बिना अधिकार कर्तव्य के नहीं आ सकते। अगर आप कोई व्यक्ति कोई अपने काम ना करे और अधिकार मांगे तो उसको नहीं मिलेंगे। तो ड्यूटी एंड राइट्स गो हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों चीजें साथ चलती है। जैसे दो गाड़ी के पहिए साथ साथ चलते हैं, वैसे ही अधिकार कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। देयर कैन बी नो राइट इन सोसाइटी वेयर देयर इज नो ड्यूटी। कोई ऐसा समाज नहीं बन सकता जिसके अंदर राइट तो हो लोगों के पास लेकिन कर्तव्य नहीं हो। एवरी राइट हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हर अधिकार के साथ एक ड्यूटी जुड़ी हुई है। अगर वो ड्यूटी कोई नहीं करेगा तो उसको अधिकार भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव द राइट टू लिव लाइफ, अगर हमें जीने का हक है, इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड नॉट टू इंजर अनदर पर्सन। अगर हमें जीवन का अधिकार है तो हमें ये अधिकार नहीं है हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। सिमिलरली, द राइट टू फ्रीडम implies that we have to maintain a self-restraint
एंड अकॉर्ड सिमिलर राइट टू अदर्स विच वी वांट टू आवरसेल्फ, यानी कि जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार हो वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। इसके विषय में महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे बात कही है, वो मैं कोट करना चाहूंगा। द सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी, कि अधिकारों का स्रोत जो है वो ड्यूटी या कर्तव्य है। इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, हम सभी लोग अगर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर दें यानी कि ना करें, राइट विल नॉट बी फार टू सीक, हम अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। इफ लिविंग द ड्यूटीज अनपरफॉर्म्ड, हम अपनी ड्यूटी को छोड़ के अनपरफॉर्म का मतलब ना करें, वी रन आफ्टर राइट, और अधिकारों के पीछे दौड़े, दे विल एस्केप अस विल ऑफ विस्प, वो जैसे तितली होती है उसकी तरह उड़ जाएंगे। द मोर वी परसू देम द फर्दर दे विल फ्लाई, जो एक के बाद जैसे अधिकारों के पीछे जा रहे हैं तो कर्तव्य आगे उड़ते जाएंगे, यानी कि कर्तव्य की तरफ अगर आप जाओगे, पहले कर्तव्य करें फिर अधिकारों की बात करें। जैसे आप भीड़ के अंदर देखते हैं, बस के अंदर चढ़ रहे हैं, अगर वहां पे लाइन जो चल रही है, लाइन के अंदर आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपको भी अधिकार मिल जाता है, तो भीड़ जो हो जाती है उससे आप बच सकते हैं। और आज के समय में सबसे बड़ी हमारी जरूरत है, ड्यूटीज के ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है। लोग अधिकारों के लिए तो लड़ रहे हैं कि मेरा ये अधिकार, लेकिन कर्तव्यों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो इसी के ऊपर हम आगे जब कर्तव्य के ऊपर बात करेंगे तो इस चीज को भी हम इसके अंदर लाएंगे। सर यहाँ पे मेरे को एक बात है, जैसे जो भी हमारे सुनने वाले हैं, खासतौर पे जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको थोड़ा सा समझाएं कि उन्हें किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना है, साथ ही साथ वो किन किन अधिकारों के लिए वो बात कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके प्रति आपको क्या लगता है कि कौन से उनके कर्तव्य हैं और कौन से उनके अधिकार हैं जिनके लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो आपको ये देखना कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपने आप के प्रति, क्योंकि सबसे पहले हम ये देखें कि हम जिस लाइफ के अंदर जी रहे हैं उसके अंदर पहले अपने प्रति कि हम अपने लिए जी रहे हैं, तो उसके बाद आपके परिवार आता है, समाज आता है, देश आता है। तो जब आप हर के प्रति मतलब अपने आप को महत्व देंगे तो दूसरे को महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि बिना आप अपने को महत्व दिए दूसरे को महत्व नहीं दे सकते। अगर आप अपने आप को महत्व दे रहे तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। अगर आप भीड़ में सोचे कि मैं तो चढ़ जाऊं दूसरे रह जाएं तो आप भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको सोचना है कि आपको ही आगे जाकर, जो भी आपके स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं इस समय, हमारी पूरा प्रयास यही रहेगा कि हर स्टूडेंट अपने कर्तव्यों पे ज्यादा ध्यान दे। जब वो कर्तव्यों पे पालन करेगा तो अधिकार तो अपने आप मिल जाएंगे। और ये कर्तव्य ऐसे हैं जो हम आगे डिटेल के अंदर बताएंगे कि किस किस विषय में, कि भाई किस व्यक्ति को कौन कौन सा काम करना चाहिए। लेकिन हमें मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे जो आज के जो भावी पीढ़ी है वो कर्तव्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। अगर वो कर्तव्यों को निगलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो अधिकार भी छिन जाएंगे। सर आपने यहाँ पे एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से कहा कि पहले अगर भीड़ में है तो पहले आप चढ़ें फिर दूसरों को चढ़ाएं, तो यहाँ पर क्या हम ये चीज़ को इस तरह से नहीं देख सकते कि ये एक सेल्फलेस ना होगा, एक सेल्फिशनेस है कि हम पहले अपना सोच रहे हैं फिर हम बाद में दूसरे का सोच रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि ये एक सेल्फिशनेस दिखाता है? बिल्कुल सेल्फनेस दिखाता है कि जब आप ये देखेंगे भीड़ को, आप समझे कि आप बस के अंदर चल रहे हैं, बाहर लाइन लगी हुई है, आप जल्दी में आ रहे हैं, आप ये सोचे जो उससे पहले लगे हुए हैं लोग, क्या उनको पहले नहीं मिलना चाहिए मौका? और अगर कोई कमजोर है या वो है उसको ठीक है, हम कह सकते कोई बुजुर्ग है या महिला है या कोई बच्चे वाली महिला है तो उसको पहले मिले जाए। तो ये इसी चीज के ऊपर हम आगे जब आप मौलिक अधिकारों को और इनकी सीमाओं को समझ जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर तभी आप दे पाएंगे। तो ये जितनी भी हमने चीज करी तो आपको यही बताना, मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सर हम उस पे जाने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें और फिर हम मौलिक अधिकार के विषय में जानेंगे और कितने प्रकार के हैं और क्या क्या सीमाएं, उन पर हम जानकारी लेंगे। तो श्रोताओं आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे छोटे से विराम के बाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। लर्नर्स एंड लिसनर्स, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, साथ ही साथ हमने जाना मौलिक अधिकार व मानव अधिकार में क्या अंतर होता है।
साथ ही साथ हमने जाना अधिकार और कर्तव्य में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो सर ने हमें बताया। अब हम बात करेंगे जो हमारे लिए मेन हम कह सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो इसी पर आधारित है कि मौलिक अधिकार के विषय में इलैबोरेटली सर हमें बताएंगे, और साथ ही साथ ये कितने हैं और इनकी सीमाएं व अपवाद क्या है वो हमें आप बताएंगे सर। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि सब सारे अधिकारों के बारे में एक साथ बताया जाए, फिर उसके बाद हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी। ये जो संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इनको संविधान के अंदर रखा गया है। हर छात्र या हर विद्यार्थी ये जाने कि भाई किस भाग में और किस अनुच्छेद में। तो अब सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 के अंदर सबसे पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले मैं इन सारे अधिकारों को बता देना चाहूँगा और उसके बाद इनके डिटेल के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप एक ही बार में समझ सकें कि भाई ये कौन कौन से अधिकार हैं, इसके अंदर किस आर्टिकल के अंदर कौन सा है, फिर उसको डिटेल में अपवाद सारी चीज़ें। तो हम पहले ओवरऑल लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां जो है हमारा अधिकार है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट यानी कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका अर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 7वां जो बाद में ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये 6 या 7 हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो पहले हम इनके विषय में ये जानने की कोशिश करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से, किस आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये इसके अंदर आर्टिकल 14 to 18 इक्वलिटी ऑफ राइट के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, सेटलमेंट एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट टू फ्रीडम में 19 to 22 यानी कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच हम इन 4 अधिकारों को पढ़ते हैं या जानते हैं। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। Right to against exploitation, Article 23 and 24. Next, right to freedom of religion. Article 25, freedom of conscience, profession, preaching and propagation. Article 26, freedom to manage religious affairs. Article 27, freedom from payment of taxes for promoting particular religion. Article 28, freedom for attendance at religious instruction in certain institution. 5 culture and education right. Article 29 protection of language, script, culture of minorities. Article 30 right to establish and administrator minority educational, social and cultural institution यानी कि आर्टिकल 29 and 30. 6th right to constitutional. Article 31 remedy for enforcement of the fundamental rights, right to property deleted by the 14th Constitution Amendment Act 1978. Article 32 issue of writs, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, suo warranto. Right to education. Article 21A free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years. हमने ये जितने भी अधिकार हैं किस आर्टिकल के तहत आते हैं, कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको इसके अंदर यही पता हो, ये भाग मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर
दूसरा पहला अधिकार जो आपका स्वतंत्रता समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 है। दूसरे नंबर पे आपको जानना है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल के बीच। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के बीच। और कल्चर यानी कि शिक्षा और संस्कृति का 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और राइट टू एजुकेशन 21A। तो ये आपको सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, ये एक्ट किसके अंदर किस आर्टिकल में आते हैं, किस भाग में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो हमने बताया कि आर्टिकल 14 के अंदर सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आपको समानता का अधिकार जो 14 के अंदर है, सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर है और कानून का बराबर संरक्षण है, कि कानून किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, रंग या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता, वो सबके साथ बराबर व्यवहार करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है सेम, तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के तहत हर बच्चे को ये पता हो कि किस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है। आर्टिकल 15 किस चीज का मनाही करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी भेदभाव की मनाही है, कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव करता है जाति, धर्म वगैरह के आधार पे, तो कोर्ट उस व्यक्ति को सजा दे सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है कि मेरे आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 16 जिसके अंदर है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका अर्थ है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट या शिक्षा के अंदर अप्लाई करता है, तो उन सब व्यक्तियों को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है, सभी लोगों को उस नौकरी को या उस पोस्ट को प्राप्त करने का हक है। इसके अंदर एक चीज और है, जो रिजर्वेशन का मुद्दा आता है वो यही आता है कि SC, ST, OBC जो बाद में जोड़ा गया, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करे गए हैं कि जो भी समाज की मुख्य धारा के अंदर कमजोर रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर इस चीज का प्रयोग किया जाता है रिजर्वेशन का, तो वो इस समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। अगला एक इसके बाद जो आता है आर्टिकल 70 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका क्या अर्थ हुआ, छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत या अस्पृश्यता कि पहले समय में जाति के आधार पर अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, जिसे 1955 में एक कानून बनाकर खत्म कर दिया गया है। यानी कि कोई भी इस तरह का भेदभाव करता है किसी के साथ, तो उसके ऊपर एक्ट या कानून लगेगा और उसको सजा हो सकती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका क्या अर्थ है, उपाधियों का उन्मूलन। उपाधि कैसी, आप ये देखते होंगे अंग्रेजों के समय में राय बहादुर, खान बहादुर, राजा साहब, तरह तरह की उपाधियां दी जाती थी जो समाज के अंदर भेदभाव पैदा करती थी। लेकिन कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब सिर्फ आप जो है मिलिट्री के अंदर और इसके सरकार के द्वारा जो पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, इसी तरह की उपाधियां ही दी जा सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये हमारा राइट टू इक्वलिटी है, जिसके अंदर आप ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि भाई समानता लाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के साथ जब तक समानता का व्यवहार किया जाए, जिस असमान व्यवहार करने का कोई ठोस कारण ना हो। फिर आप इसके बाद देखते हैं फ्रीडम राइट, यानी कि राइट टू फ्रीडम। किसका हक, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता क्या है, सबसे पहले आपको सोचना स्वतंत्रता कैसी। जब हम कहते हैं स्वतंत्रता, तो आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल आजादी, कोई बंधन ना हो। बंधनों के अभाव को आप सोचेंगे स्वतंत्रता है, लेकिन बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं कह सकते। जंगल के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं होती, वैक्यूम के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता हमेशा समाज के अंदर होती है। जहां समाज है वहां पे कुछ आपके ऊपर बाउंडिंग या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, तभी आप जो है समाज में सर्वाइव कर सकते। तो
इसके अलावा आप कहते हैं, बताते हैं आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल, मूवमेंट, सेटलमेंट एंड प्रोसेस, ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं जो ये बात बताती हैं कि भाई समाज के अंदर रहने के लिए क्या क्या स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। एक आप बार बार सोचते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) के अंदर ही शामिल है। प्रेस की अलग से स्वतंत्रता नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही है, 19(1) के अंदर ही। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबल का मतलब लोग कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। मूवमेंट का अर्थ है कि घूमने फिरने नहीं, कोई आंदोलन करना और शांतिपूर्ण हो। सेटलमेंट का, बसने का। लेकिन इसके अंदर जो इसकी कमियां हैं या वो है, उनके ऊपर भी देखना है कि भाई जैसे जम्मू कश्मीर है, आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में वहीं के लोगों को बसने की आज़ादी है। आप वहाँ देखेंगे अंडमान निकोबार में कि कुछ जो जनजाति है, जारवा जनजाति है, वहाँ पे भी उनके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ उनको प्रोटेक्ट किया गया है, तो वहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शंस है। और प्रोफेशन के अंदर भी कह सकते हैं कि प्रोफेशन की आज़ादी, आजीविका की आज़ादी है, लेकिन कानून के विरुद्ध कुछ नहीं। यौन व्यवहार या यौन दुराचार, उसकी कोई आज़ादी नहीं दी जा सकती। जबरदस्ती कोई काम उनके विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे स्वतंत्रता है वो है 20 और 21 के तहत प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कोई भी व्यक्ति को सरकार का, कानून का प्रोटेक्शन है, यानी कि कोई भी ऑफेंस करता है तो जो उसने अपराध किया उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती, जितनी सजा है उतनी दी जा सकती है। तीसरा मतलब 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी है जीवन और स्वतंत्रता की भी किसी भी हालत में उसको जीवन और स्वतंत्रता से महरूम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर कानून यानी कि कोर्ट अगर उसको देती है तभी वो करा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 के अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केस। कुछ केस के अंदर जिसके अंदर ऐसा लगता है कि भी कोई व्यक्ति बड़ा अपराध कर सकता है तो उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है। प्रोटेक्शन की भी समाज की या किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, लेकिन उसको बताया जाएगा कि भाई किस वजह से आपको इसके अंदर अरेस्ट किया है। उसको वकील की सुविधा मिलेगी, कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान ले सकता है, 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। तो ये राइट टू फ्रीडम है। ठीक, इसके बाद आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 23 और 24। पहला अधिकार है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसके अंदर 2 चीजें आपने देखी। ट्रैफिकिंग क्या है? मानव तस्करी, मानव का व्यापार। वो इस कानून के तहत मना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कि हम जो है ना मानव की तस्करी करें, छोटे बच्चे या महिलाएं उनको हम बेचें, वो मना है। फोर्स लेबर क्या? बलात् किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना है, उसके बदले में कुछ ना देना, उसको बेगार बोला जाता है। अगर वो आदमी इस तरह के काम कोई करता जाता है तो आर्टिकल 23 का वो उल्लंघन करता है। बार बार कहा गया है कि भाई ये उल्लंघन करता है तो उसका अर्थ ये होगा कि वो कोर्ट में जा सकता है, उसको सजा हो सकती है। तो इसलिए इस पक्ष से समझिए कि भाई ये अधिकार है, इसको अगर उल्लंघन होगा तो कोर्ट उसके पीछे खड़ी है उसको न्याय दिलाने के लिए। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्री माइंस। जो भी बच्चा 14 साल से कम है, फैक्ट्री हुई या कोई भी खतरनाक माइंस हुई, उसके अंदर उसको काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये कानून के द्वारा प्रोहिबिट मतलब प्रतिषेध, जो भी बच्चा 14 साल से कम है उसको किसी भी इस तरह के काम में नहीं लगाया जाए, चाहे वो चाय की दुकान अगर आप कह सकते हो उसमें, या आप ये देखते हो किसी और ऐसे कामों में देख सकते हो, तो आप कह सकते हो भी आर्टिकल 24 का में उसके इस अधिकार का हनन हो गया है। अगर कोई इस तरह के काम करवाता है तो उसको भी जेल जानी पड़ेगी। फिर अगला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे आज के समय में सबसे बड़ा यही अधिकार जो है, सबसे आज के समय में चुनौती बना हुआ है कि भाई हम एक तरफ धर्म की स्वतंत्रता दे रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म के आधार पे जो दंगे हैं या मारकाट है, जो भी कुछ है वो भी होती है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या अधिकार है, इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ये कोई भी अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं है। हमारे
डिस्कस करते हैं तो यही चीज़ निकल के आती है कि हम अधिकारों पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं, इतना ज़्यादा कि भाई कर्तव्य को हम छोड़ ही देते हैं, कर्तव्य पे हमारे दिमाग में आते ही नहीं है, लेकिन बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं। आर्टिकल 25 के तहत फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। दूसरा, और इसके अंदर क्या आता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सुविधा, मैनेजमेंट भी कर सकता है। इसके अंदर कोई भी धर्म के आधार पर जो भी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है वो अपना प्रबंधन कर सकता है। अगला, किसी विशिष्ट धर्म के बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने के बारे में स्वतंत्र, यानी कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति पर किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती कि भाई ये हम इस धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप उसके लिए टैक्स दीजिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है जहां राज्य का कोई भी अपना पर्सनल धर्म नहीं होता। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपस्थिति होने के बारे में भी स्वतंत्रता, यानी कि बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आगे हम जब पढ़ेंगे कल्चर के अंदर, वो इस दोनों चीज़ों को जोड़ के पढ़ना पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा और संस्कृति का ये दोनों मिला जुड़ा रूप है। आप कह सकते हैं कि भाई एक दूसरे के पूरक के रूप में। अब आप दूसरा जब हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति का, उसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे वो कैसे इससे रिलेट करता है। ये है आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। जो अल्पसंख्यक एक शब्द आया तो आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि अल्पसंख्यक कौन होता है। अल्पसंख्यक ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे अल्पसंख्यक भी हो सकता है, दूसरी जगह बहुसंख्यक हो सकता है। पंजाब के अंदर सरदार कम्युनिटी जो है वो बहुसंख्यक है और दूसरी स्टेटों में अल्पसंख्यक है। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं कोई भी कौम या कोई भी सेक्ट जो भी है, संप्रदाय, वो एक जगह अल्पसंख्यक भी हो सकता है, दूसरी जगह बहुसंख्यक भी। तो जो हमारा है कि अल्पसंख्यक उस जगह के आधार पर कि भाई वो अल्पसंख्यक वहाँ है, तो उसकी संस्कृति के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, यानी कि उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति जो भी है उसको वो संरक्षित कर सकते हैं कि उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इस्टेब्लिश करना और उसको चलाना। माइनॉरिटीज एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल या सोशल या कल्चरल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको चलाने के लिए अपनी स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन खुद कर सकते हैं, उनकी देखरेख खुद कर सकते हैं। और उसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो नहीं उस चीज़ के ऊपर, उस धर्म को वो करते तो पालन उनकी शिक्षाओं का, तो उनको पर थोपा नहीं जा सकता। वो उनके गार्जियन हुए, फादर पेरेंट्स हुए, उनसे पूछ के ही शिक्षा दी जा सकती है। अगला जो हमारा आता है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके विषय में हमें जानने की जरूरत है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा, हार्ट एंड सोल का, क्योंकि सारे अधिकार, अगर ये अधिकार ना हो तो बेकार है, क्योंकि अगर अधिकार तो दे दिए, अगर उनके पालन नहीं होता तो कहाँ जाए। तो उसके लिए हमें कोर्ट रखी गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अलग अलग कोर्ट्स हैं जो इस चीज का, मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिट या कौन कौन सी निर्देश है, आदेश है जो वो पारित कर सकते हैं। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या होता है? टू हैव द बॉडी, यानी कि शरीर को हमारे सामने उपस्थित करो। बाय इशूइंग सच ए रिट द कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन गेट द बॉडी ऑफ द पर्सन रिलीज्ड इफ इट हैज बीन अनफाउली डिटेन्ड बाय एनी पर्सन और ग्रुप और बाय द स्टेट। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती स्टेट ने, किसी व्यक्ति ने, किसी ग्रुप ने बंधक बना लिया है तो उसकी पर्सनल जो फ्रीडम है वो खतरे में पड़ जाती है, तो उसके खिलाफ सेफगार्ड दे सकता है, पर्सनल फ्रीडम के विषय में रिट जारी कर सकता है कि भाई उस आदमी को लाओ हमारे सामने। इसलिए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा, तभी उसको 24 घंटे से अधिक डिटेन नहीं किया जा सकता। दूसरा है मैंडमस, यानी कि परमादेश, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है वी ऑर्डर, हम ऑर्डर देते हैं। इट इज ए कमांड,
एन ऑर्डर फॉर ए सुपीरियर कोर्ट टू लोअर और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म ए सर्टेन ड्यूटीज, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं ऐसी परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ही आदेश देता है। ज़्यादातर यही आदेश आते हैं कि कोर्ट छोटी जो निचली अदालतें उनको या लोअर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को किसी काम को करने के लिए कह सकता है। आप आज भी देखते हैं कि आपके छोटे से छोटा अगर आपको काम करवाना है तो कोर्ट के आदेश माने जाते हैं, तो इसलिए हर आदमी को कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो उसकी उपयोगिता अपने आप देखते हैं कि कितना बड़ा काम आज सुप्रीम कोर्ट या हमारी सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। इसके अलावा द रेट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, इसका अर्थ क्या है? द रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन ए केस विच माइट बी इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है तो कोर्ट उसको रोक सकता है कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले सकते। उसको ऊपर वाली कोर्ट में यानी कि उससे ऊपर जो कोर्ट है उसके अंदर उसको भेजना पड़ेगा। इसके अलावा राइट ऑफ सिरिटोरियो, इसका अर्थ है उत्प्रेषण। ये और ये दोनों चीजों को साथ लेके समझना है। दिस रिट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ए जुडिशियल अथॉरिटी डिजायरिंग टू बी इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि यहाँ पे बता रहा होगा कि भाई कोई चीज के ऊपर जो छोटी अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे आके अगर कोई फैसला ले लिया है तो वो उसको रद्द कर सकती है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा? इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही होगा कि जो प्रतिषेध है उसके अंदर तो मना किया और यहाँ पे फैसला ले लिया है दूसरे उत्प्रेक्षण में कि भाई ये फैसला आ चुका है, इसके उसको रद्द करके फिर ऊपर की अदालत उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। इट अपीयर सिमिलर टू रेट ऑफ प्रोहिबिशन, देयर इज ए डिफरेंस। रेट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड व्हेन सर्टेन प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होगी। द रेट ऑफ सेरिटोरी इज इशूड आफ्टर द ऑर्डर वाज ऑलरेडी पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, जब लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देता है उसके खिलाफ जाता है। तो यानी कि ये पहला जो है वो चलते हुए केस के अंदर और एक केस खत्म होने के बाद तब कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है। और पांचवा जो है सुओ वारंटो, इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर। सुओ वारंटो आजकल बहुत कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है। इट इज इशूड व्हेन ए पर्सन हैज अपसर्ड एन ऑफिस, किसी सरकारी ओहदे को गैर कानूनी रूप से कोई ले लेता है, उसके ऊपर कब्जा जमा लेता है, तब वो पूछते हैं सरकार भी आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हैं। दस द प्रिवेंट पब्लिक ऑफिसर फॉर फोर्सफुली और रॉन्गली होल्डिंग ए हाई पब्लिक ऑफिस, तो उसके रूप में तो वो उनको आदेश दे सकता है कोर्ट कि भाई आपने ये क्यों लिया है, तो उनको साबित करना पड़ेगा किस आधार के अधिकार के तहत। सातवां अधिकार जो बाद के अंदर 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया 21A आर्टिकल के तहत कि स्टेट जो है 6 से 14 उम्र के बच्चों को शिक्षा फ्री और कंपलसरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो ये जो है सातवां अधिकार बाद में जोड़ा गया हमारे मौलिक अधिकारों में। जी सर, मौलिक अधिकार के विषय में आपने हमें अच्छे से बताया और अब आपने बताया कि कितने प्रकार के हैं और इनकी सीमाएं और उपवाद भी आपने हमें समझाए। समय सर भाग रहा है, लेकिन हमारे पास एक और सवाल है जो ये जानना चाहते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं, क्योंकि अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले अधिकार और कर्तव्य में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है वो समझाया था। अब हम जानेंगे कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से। हमारा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अगर आप कहें कि जब संविधान लागू किया गया था तब ये नहीं थे, ये बाद में क्यों लागू किए गए, इसको अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो देखोगे अधिकार जैसे आपने देखा गांधी जी की परिभाषा थी, तो हम ये मान के चल रहे थे कि अधिकार अगर लोग चाह रहे तो कर्तव्य तो करेंगे, लेकिन हमने बाद में इनको आर्टिकल 51A के तहत अमेंडमेंट 42 1976 के अंदर पार्ट 4 के अंदर इनको रखा कि ताकि हर व्यक्ति, हर सिटीजन अपनी जो ड्यूटियां हैं उनको अच्छे से पालन कर सके। तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना। हर व्यक्ति जो भी भारत में रहता है उसे संविधान का पालन करना चाहिए, करेगा, हम ये आशा करते हैं। हालांकि आप मौलिक कर्तव्य में एक चीज जरूर देखेंगे और मौलिक अधिकारों में डिफरेंस अगर देखेंगे तो यही दिखेगा कि उसके पीछे कोर्ट खड़ी है और इनके पीछे नहीं। ये एक आप कहते हैं एक अच्छी भावना है, लेकिन इसके खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते। अगर संविधान के तहत ये इन कर्तव्यों को हम पालन नहीं करते तो उसके ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
दूसरा उनके आदर्श, यानी किसके आदर्श, संविधान के आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, फ्लैग और राष्ट्रगान का आदर करें। ये एक सबसे बेसिक चीज है। इन जब भी आप राष्ट्रीय गान कहीं सुनते हैं तो खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? इसका कारण क्या है कि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान प्रदर्शित करने का कि संविधान के प्रति सबसे पहला, आप कहीं भी कोई भी देखें तो संविधान के दायरे में, संविधान का हर जगह संविधान को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि संविधान के आधार पर ही देश चल रहा है। अगर संविधान को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। हमने जो आज़ादी इतनी मुश्किलों से, इतनी कठिनाइयों से, इतने बलिदानों के पास प्राप्त की है, अगर हम उनके बारे में जानेंगे ही नहीं कि उन्होंने किस मुश्किल से, किस कठिनाइयों से पहुंचकर हमें ये प्राप्त करी है, तब तक हम इसका महत्व नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। तीसरा, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे असहिष्णु बनाए रखना। असहिष्णु बनाए का रखने का अर्थ है उसको बनाए रखना, उसको खत्म नहीं। अगर देश की एकता अखंडता ही खत्म होगी तो देश कहाँ रहा? देश की प्रभुत्ता अगर खत्म होगी, किसी के देश ने या किसी और को हमने सपोर्ट कर दी, तो भारत नहीं रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा अधिकार है, देश की एकता अखंडता की रक्षा करनी है हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, जो भी भारत में रहता है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये भी एक उम्मीद की जाती है कि राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आता है तो सारे लोग मिलके उसका सामना करें और देश की रक्षा के लिए जो भी बन पड़े उन पे वो करें। अगला, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृभाव की भावना का निर्माण करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले सती प्रथा होती थी, 1829 में इसका अंत किया गया। और अभी भी आप ये देख सकते हैं कि बहुत जगह, और अभी 1987 के अंदर रूप कंवर का एक केस हुआ था, तो उसके अंदर ये चीज आई थी कि भाई इतने दिन पहले खत्म होने के बाद भी अभी सती प्रथा क्यों चल रही है। बहुत सारी विधवाओं को सिर मुंडा देना या साड़ी पहनाना, सफेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर करना, इस तरह की चीजें हुई। तो उनको हमने रखा कि भाई स्त्रियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। समान भातृभाव का अर्थ है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक दूसरे को भाई समझा जाए, एक दूसरे का धर्म या जाति इसके आधार पर भेदभाव नहीं है, समाज में समरसता है, इसके लिए कर्तव्य रखा गया। फिर हमारी मिश्रित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। हमारी एक जो संस्कृति है मिश्रित, कंपोजिट कल्चर, जिसके अंदर हर जाति, धर्म, वर्ग या बहुत सांस्कृतिक देश कहा जाता है, उसमें उसको संरक्षण करना है। तो उसको हमें उस परंपरा को समझना है, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना कि भाई हमारे देश पे इतने आक्रमण हुए, सब लोगों को हमने शामिल किया और अपने में ही माना, और उन्होंने भी भारत को अपना ही समझा। तो उस मिश्रित जो हमारी संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा जो है, उसको महत्व देना और उसको संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा, इन चीजों की रक्षा करनी क्यों जरूरी है, क्यों कर्तव्य है। अगर आज हमने सारे वन को काट दिया, झील के पानी को गंदा कर दिया, जैसे गंगा को आज सफाई अभियान चल रहा है, वन्य जीवों को नष्ट कर दिया, तो आगे पीढ़ियों के लिए क्या रह जाएगा? तो उनके पास कुछ नहीं होगा। तो ये कर्तव्य हमारा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। अगला जो हमारे लिए मुख्य आज के समय का सबसे बड़ा जो जरूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में होगा। जो आज अंधविश्वास और इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे जाने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा तो हर चीज का मूल्यांकन तर्क के आधार पर करेगा और वो अंधविश्वास के अंदर नहीं फंसेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना आज की सबसे बड़ी जरूरत। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। देखो, जब भी कोई हिंसा होती है, किसी सबसे ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भूल जाते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम उसको टैक्स देते हैं तब हमें मिलती है। और जो हिंसा जो करते हैं, ये हिंसा एक तरफी नहीं होती, दो तरफी होती है। आज उन्होंने अगर हिंसा करी तो कल दूसरी तरफ से भी हो सकती है। हिंसा का कोई अंत नहीं होता। तो ये जो मौलिक कर्तव्य रखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय की जरूरत है। इसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो भी हम गतिविधियां करते हैं व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़े। यानी कि हमने जो भी काम कर रहे हैं वो लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस में बढ़ते क्रम में आए।
इसके अलावा 10 जो अधिकार रखे थे, उसके बाद 2009 के अंदर एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया, जिसके अंदर कहा गया प्रत्येक माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बालक या प्रतिपालक यानी गार्डियन के लिए 6 से 14 के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये कर्तव्य के अंदर डाले, माँ बाप का कर्तव्य है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता तो उसके आधार पे उसको जो है जेल नहीं भेजी जा सकती। लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर जो चीज डाली गई है कि भाई स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा कह देता है कि मैं 6 से 14 साल का उम्र का हूं और मुझे स्कूल मिलना चाहिए, तो उसको स्टेट को स्कूल प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ये चॉइस होती है कि यहाँ उम्मीद की जाती है, एक ऐसी भावना है बच्चे से, माँ बाप से कि भाई उसकी शिक्षा का प्रबंध करे, ये ना कहे कि गरीब है कहाँ से खाएगा। तो ये सारा प्रबंध करना की जिम्मेवारी माँ बाप पे भी है, वो अपना कर्तव्य समझे। अगर वो सरकार ने तो दे दिया कि भाई स्कूल में जाओ पढ़ो, लेकिन अगर वो माँ बाप भेजेगा नहीं उसको स्कूल में, तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे। तो ये कर्तव्य को की प्रकृति को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कर्तव्य क्यों जरूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमारे जो कर्तव्य हैं हम अक्सर भूल जाते हैं और हम उन कर्तव्यों का पालन भी नहीं कर पाते। सबसे पहली बात तो यही होती है कि हमें अपने कर्तव्यों को जानना ज़रूरी है और फिर हमें अपने अधिकारों के बारे में बात करनी चाहिए। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सर आज जो हम इस देश में जो खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, वो भी इस देश के लाखों जवानों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तो हम ये सांस ले रहे हैं। किसी भी देश के लिए उसका संविधान उस देश को चलाने का एक मूल मंत्र होता है, और वो देश किस तरह की सरकार काम कर रही है, देश के नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, तमाम बातें जो होती हैं वो देश का संविधान तय करता है। इस संविधान में हमें तमाम अधिकार दिए हैं, हमें उनका उपयोग करना है, लेकिन हमें सबसे पहले उन अधिकारों को निर्वाह करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों को जानना है और उन्हें निभाना है पूरी शिद्दत से, पूरे ऑनेस्टी से, पूरे कहते हैं ना कि सिंसियरिटी, ईमानदारी से। तो जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते। और इसी पर आज हमने जानकारी ली, जो हमारा टॉपिक था मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशल साइंस पर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया हुआ। लेकिन सर, जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी स्टूडेंट्स जो सुनने वाले लोग हैं उनको क्या देना चाहते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी आज हमारे देश की आने वाली पीढ़ी होने वाली है, फ्यूचर है। वो किस तरह से हमारे देश के संविधान को देखते हैं और कौन कौन से कर्तव्य का उन्हें पालन करना चाहिए, सो दैट अधिकारों के लिए वो बात कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिकारों को जानना जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि भाई आप अधिकारों को ना जाने, लेकिन बिना कर्तव्यों को समझे अगर आप अधिकारों को जानने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, शिक्षकों के कर्तव्य हो, किसी के भी हो, तो पहले हम अपना कर्तव्य निभाएं। अगर हम अपना कर्तव्य सही ढंग से करते हैं तो हम दूसरे से भी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और उसके कर्तव्य मेरे अधिकार कहलाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज 2 मिनट में कर दूं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले पढ़ा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जाना हमने कि ये हमारे जो हमने डिमांड करी है उनको, अगर कोई व्यक्ति अगर डिमांड करता है मेरे को ये मिलना चाहिए और समाज मान लेता है, वही अधिकार है। तो हमने पहले मौलिक अधिकार जाना, उसके बाद हमने इसके बारे में मौलिक मानव अधिकारों के बारे जाना कि मानव अधिकार क्या है, इन दोनों की तुलना करी, अधिकार कर्तव्यों को समझा। इसके अलावा हमने जितने भी हमारे 7 अधिकार है उनके बारे में पता लगाया कि भाई कौन कौन सी हमारे अधिकार है। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकारों को जाना। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैं तो ये चाह रहा था कि सबसे पहले आपको मौलिक कर्तव्य बताए जाएं, उसके बाद अधिकार बताए जाए। लेकिन जो पैटर्न है, जो चीज़ है, वो सबसे पहले ये कि आप अधिकारों को समझ लें, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले जो अच्छी चीज़ है पहले वो बताई जाए, कर्तव्य बाद में बताए जाए। क्योंकि कर्तव्य किस लिए बताए गए कि भाई आपको अधिकार चाहिए तो पहले कर्तव्य आने चाहिए। लेकिन आप ये आज का समय है कि पहले अधिकार, पहले मिलना क्या है, पहले कि तब फिर हम अपना कर्तव्य करेंगे, फिर कर्तव्य। तो कर्तव्य किस लिए करेंगे? अधिकारों के लिए। अगर ये इस मानसिकता से काम करते हैं सभी लोग तो सभी को अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।